Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 19 मई 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल को, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है इसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया है। सेकंड स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक प्रकार की स्टैच्यूरी बॉडी है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को चेयर किया जाता है हमारे प्रधानमंत्री के थ्रू। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 2 ओनली या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। तो सभी को इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने अपने आर्टिकल्स में एक टॉपिक की सबसे ज़्यादा चर्चा की है, वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो अभी यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, जहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं क्या वो हमारे हेल्थ के लिए घातक हो सकते हैं, क्या वो हमारे हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ कि वो खतरनाक हो सकते हैं। और वो कैसे खतरनाक हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी साइड से मेंशन की हैं। इस वजह से आज का हमारा जो थंबनेल है वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाला है। आप सोच रहे होंगे क्या ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल होगा। मैं आपको बता दूं यूपीएससी ने पहले लगभग 2 बार इस टॉपिक को लेकर क्वेश्चंस पूछे हैं। वो क्वेश्चन कैसे हैं वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले कॉन्टेक्स्ट क्या यानी कि न्यूज़ क्या निकल कर आती है उसको समझते हैं। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मतलब जिसको आप कहते हो शुगर फ्री, है ना। अब वैसे तो बहुत सारे लोग शुगर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि यार अब मुझे चीनी छोड़ देनी चाहिए, वो कैलोरी कॉन्शियस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, कि अभी हम चीनी का कंजम्पशन कर रहे हैं, फालतू में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं, इससे अच्छा आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ करें, उसमें कैलोरी भी कम होती है और वो चीनी भी नहीं है। तो भाई लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है कि इससे तो वेट कम हो जाएगा और हमारी हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी, हम चीनी का कंजम्पशन भी नहीं कर रहे हैं लेकिन स्वाद भी चीनी वाला ले रहे हैं, उसी को आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। लेकिन जो रिसेंटली स्टडीज़ पब्लिश हुई है, स्टडी ने यहाँ पर बोला है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले लो, थोड़े समय के लिए अगर आपने कंजम्पशन किया है तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो आपने दिमाग में एक बात फिट कर रखी कि इससे मेरा वज़न कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इवन जो हेल्थ रिस्क हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। ये बात खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर अपने रिकमेंडेशंस के अंदर रिलीज़ की है और बोला है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का अगर कोई व्यक्ति वेट कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहा है या फिर अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने के लिए यूज़ कर रहा है कि मैं चीनी तो यूज़ कर ही नहीं रहा हूँ, उसके जगह मैं आर्टिफिशियल स्वीटनर लेता हूँ, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्टेक देखने को मिलेगी। अब सवाल यह है कि सर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते क्या हैं। वैसे तो आप मैक्सिमम समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग चीनी का यूज़ कर रहे हैं, अब जो शुगर है वैसे तो शुगर केन से गन्ने से बन रही है, बट यहाँ पर उसको रिफाइन वगैरह किया जाता है, तो शुगर का कोई यहाँ पर बॉडी में हमारे फ़ायदा नहीं है, ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं है। इवन यहाँ पर मैं आपको खुद बोलूँगा कि आप शुगर को कट डाउन करना चाहिए आप सभी लोगों को। आप जब गूगल पर जाओगे और लिखोगे वाइट पॉइज़न, तो वाइट पॉइज़न जब लिखोगे ना तो उसके अंदर जो पिक्चर निकल कर आएगा वो सीधा शुगर का निकल कर आएगा। तो जो हमारी नेचुरल शुगर होती है ना, इसी का लोग ऑल्टरनेटिव यूज़ करने लगते हैं।
एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, केमिकल की तरह यहाँ पर आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ हो रहा है जो कि उतनी ही ज़्यादा मिठास देगा, इवन और शुगर से भी ज़्यादा मीठा होगा वो, लेकिन वो चीनी नहीं होगी। कुछ यहाँ पर हम लोग केमिकल्स का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है आर्टिफिशियल स्वीटनर शुगर का ही एक सब्सटीट्यूट है और टेस्ट में बहुत ज़्यादा मीठा होता है, कैलोरी भी थोड़ी सी कम हो जाती है। अब जो लोग रेगुलर यहाँ पर अडिक्ट होते हैं, क्योंकि मीठे के एडिक्शन में बहुत सारे लोग आ ही जाते हैं, तो शुगर उन्हें रेगुलर चाहिए, चाय रेगुलर चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं ये आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ करने लगते हैं कि यार हम शुगर नहीं ले रहे हैं और केवल आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रहे हैं। और वो चीज़ कहीं ना कहीं आज के समय में बहुत सारे मार्केट में फूड्स अवेलेबल हैं, बेवरेज प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, है ना। आपने देखा होगा शुगर फ्री ड्रिंक, शुगर फ्री कोक, शुगर फ्री स्नैक्स, ये जो चीज़ें आ रही हैं उन सब के अंदर में आर्टिफिशियल स्वीटनर का ही यूज़ किया जा रहा है ना। दिखा दिया जाता है कि यहाँ पर ये डेजर्ट शुगर फ्री है, ये मिठाई शुगर फ्री है, शुगर फ्री नहीं है, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ हुआ है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर के बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल है तो यहाँ पर आप देख पाओगे। कुछ है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्रिन, देन उसके बाद में सेकंड है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम को लेकर यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है। देन उसके बाद में पोटेशियम, देन सुक्रालोस, नियोटेम, देन उसके बाद में एडवेंटेम। इस प्रकार के यहाँ पर बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं। इनमें ना एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एराइथ्रेटॉल। एराइथ्रेटॉल रिसेंटली न्यूज़ में बना था, वो भी अभी मैं आपके साथ में आगे डिस्कस करूँगा। तो क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर के कोई फ़ायदे नहीं है? देखो थोड़े बहुत फ़ायदे हैं, बिल्कुल आपको वेट मैनेजमेंट में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आप रेगुलर शुगर ले रहे हो तो वो आपका फैट में कन्वर्ट हो रहा है सीधा, तो उससे शुगर से जो वेट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, डायबिटीज़ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जिसको डायबिटीज़ है उसे तो चीनी से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर चीनी बिल्कुल एक पॉइज़न है। तो इस केस में आर्टिफिशियल स्वीटनर के बेनिफिट हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला, केवल और केवल शॉर्ट टर्म बेसिस पर, थोड़े समय के लिए। हाँ यार मुझे 1 महीने 2 महीने चलाना है बस किसी चीज़ को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं आप रेगुलर लेकर चल रहे हो तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रेगुलर लेकर चलोगे तो नॉर्मल शुगर से ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा आर्टिफिशियल स्वीटनर। अच्छा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स है इसके? तो हमारे हेल्थ के ऊपर एक डेफिनेटली एक बुरा इम्पैक्ट डालेगा। इससे जो हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसके चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म जो है पूरी तरह से अफेक्ट हो जाएगा, है ना। आपका जो गट हेल्थ है वो भी यहाँ पर बेकार हो जाएगी, डाइजेस्टिव इश्यूज़ आने लगेंगे, है ना। उसके बाद में ब्लोटिंग, गैस, डायरिया, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को कंज्यूम करता है। और कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल। अब देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने बोला है कि बिल्कुल और भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगेन वही बात फिर से रिपीटेड है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करेंगे तो उसके कोई ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। अगर लेकिन लंबे समय के लिए यूज़ किया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं ब्लैडर कैंसर, उसके बाद में प्रीटर्म बर्थ, यानी कि एक समय से पहले यहाँ पर बच्चा पैदा हो जाता है, उसको हम प्रीटर्म बर्थ बोलते हैं, वो भी यहाँ पर प्रेग्नेंट वेमेन में नज़र आ सकता है। उन सब चीज़ों के अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट से संबंधित बीमारियाँ, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, ऐसी चीज़ें यहाँ पर बढ़ने लगती हैं बॉडी के अंदर में, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होने लगती हैं। ये खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट्स के अंदर में एज अ रिकमेंडेशन बोला है। और जैसे मैंने आपको बोला कि आजकल डाइट कोलाज आ रही हैं, शुगर फ्री कोला, है ना, जिसमें शुगर फ्री है भाई, ये अब तो ये इसका कंजम्पशन किया जा रहा है, लेकिन वो जो डाइट कोला है जिसको दिखाया जाता है भाई इसमें 0 कैलोरी है ना, रेगुलर कोलास के कंपैरिजन में 0 कैलोरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ किया गया है जिसमें थोड़ी बहुत फ्यूअर कैलोरीज होती हैं, थोड़ी बहुत कैलोरी होती हैं और मीठा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो कि हम चीनी को छोड़ने के लिए ये काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी क्रेविंग्स को और ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि ये चीनी से ज़्यादा ही मिठास इसमें देखने को मिल जाती है। और सबसे ज़्यादा स्पेशल अटेंशन WHO ने अपनी रिपोर्ट के अंदर में एराइथ्रेटॉल के ऊपर दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी आज से कुछ दिनों पहले मार्च के महीने में चर्चा में था, ध्यान रखना, मैंने पढ़ाया भी था एराइथ्रेटॉल। रिपोर्ट्स ने बोला है कि ये भी देखो एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनर ही है, लेकिन इसको तो पूरी तरह से अवॉइड कर दो, ख़त्म कर दो ज़िंदगी से अगर कोई भी यहाँ पर इसका यूज़ कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली इसके बहुत सारे हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं एराइथ्रेटॉल से, क्योंकि रिसेंट की रिसर्च है जहाँ पर बोला जा रहा है एराइथ्रेटॉल एक पॉपुलर स्वीटनर है जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रोक जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा क्यों? ये स्वीटनर क्या करता है? देखो रिसर्चर्स ने ये बताया कि जो एराइथ्रेटॉल है ये हमारी प्लेटलेट्स को बहुत आसान कर देता है एक्टिवेट करने के लिए, मतलब एक्टिवेट होने में बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाती है और कहीं ना कहीं उस प्लेटलेट से क्लॉट बन जाता है, खून जो है वो जमने लगता है। तो एराइथ्रेटॉल हमारी प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है,
जो ब्लड वेसल जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लड सेल्स क्या करते हैं, क्लॉटिंग करते हैं, खून को जमाना स्टार्ट कर देते हैं। वो प्लेटलेट साथ में इकट्ठा हो जाती हैं, क्लम्प हो जाती हैं, और साथ में इकट्ठा होने के बाद में जो ये प्लेटलेट्स हैं वो सब ब्लॉक हो जाती हैं। जब प्लेटलेट साथ में इकट्ठी हो जाएंगी ना, इकट्ठी होने के बाद में जो हमारे खून बहने का रास्ता है ब्लड वेसल्स के अंदर में, वो जो रास्ता है वो ब्लॉक होने लगेगा, और हमारे बॉडी पार्ट्स में कोने कोने में खून पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ब्लड वेसल्स के माध्यम से पहुंचता है। वही ब्लड जो हमारे बॉडी के अंदर में कोने कोने में ऑक्सीजन लेकर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की क्लॉटिंग हो जाती है बॉडी में, प्लेटलेट्स साथ में इकट्ठा हो जाती हैं, जो ब्लड है वो यहाँ पर फ्लो नहीं हो पाएगा, तो इससे आपके हार्ट में, ब्रेन में भी ऑक्सीजन पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एराइथ्रेट्रोल क्या है? एक प्रकार का शुगर एल्कोहल है, जिसका यूज़ किया जाता है एज अ शुगर सब्सटीट्यूट। खासकर जो हमारे बाहर फूड्स आते हैं, जो ड्रिंक्स आती हैं शुगर फ्री वाली, उसमें ज़्यादातर यहाँ पर एराइथ्रेट्रोल का ही यूज़ होता है। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है। इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। मैं आपको बताऊँ, यूपीएससी ने 2021 में, ज़्यादा कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2021 में एक सवाल पूछा था इसी प्रकार का, ये वाला नहीं, इसी प्रकार का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? जैसे अभी हमने एराइथ्रेट्रोल पढ़ा है ना, कभी ये ट्राइक्लोसन चर्चा में होगा। पूछ लिया गया कि जो ट्राइक्लोसन है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल माना जाता है जब लंबे समय तक इसका यूज़ किया जाता है। तो बताना है कि आखिरकार जो ट्राइक्लोसन है किस किस चीज़ में पाया जाता है। ऑप्शन ए फूड प्रिजर्वेटिव्स, ऑप्शन बी फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंसेस, ऑप्शन सी रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स, या फिर ऑप्शन डी टॉयलेटरीज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टॉयलेटरीज। टॉयलेटरीज क्या होती हैं? बेसिकली यहाँ पर कह सकते हो कि ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग वॉशिंग में, या फिर कह सकते हो कि जैसे साबुन, शैम्पू हो गया है ना, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं टूथपेस्ट जैसी चीज़ें जो हो गई, जो कि क्लीनिंगनेस में यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। तो ट्राइक्लोसन बेसिकली उन्हीं चीज़ों के अंदर में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ऐसा सवाल यहाँ पर अब बन गया है, क्वेश्चन बन सकता है। एराइथ्रेट्रोल क्या है? बेसिकली जो रिसेंटली न्यूज़ में तो बताते ना आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो। फिर उसके बाद में यूपीएससी ने 2011 में भी यहाँ पर एक ऐसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन किस चीज़ को लेकर है? एस्पार्टेम। एस्पार्टेम आपने देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, अलग अलग प्रकार के नाम बताए थे, तो उसमें एस्पार्टेम का नाम भी था। तो ये क्वेश्चन था कि एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो मार्केट में बिकता है। इसमें अमीनो एसिड्स भी हैं, ये कैलोरीज भी प्रोवाइड करवाता है लाइक अमीनो एसिड्स। तो बोला गया कि ये जो कहीं ना कहीं स्वीटनर है इसमें लो कैलोरीज होती हैं, है ना, कैलोरी थोड़ी कम होती हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है? मतलब बेसिकली ये क्या काम करता है ये आपने समझाना है। ऑप्शन ए, एस्पार्टेम एक स्वीट है, जैसे हमारी शुगर होती है नॉर्मल, उसी तरीके से यहाँ पर ये मीठा होता है, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी में एंजाइम की कमी की वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। मतलब ये स्वीटनर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन नहीं हो पाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, जब एस्पार्टेम हमारे फूड प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है तो जो स्वीट टेस्ट है, जो उसका मिठास है, वो हमेशा रहती है, लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है। यानी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होना जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो पाता है जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, मतलब ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं हो पाता है। थर्ड स्टेटमेंट, जो एस्पार्टेम है ये स्वीट है, मतलब चीनी की तरह ही मीठा है, लेकिन जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो ये हमारा मेटाबोलाइट्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कोई कैलोरीज यहाँ पर नहीं हो जाती हैं, मतलब कोई भी कैलोरीज हमें नहीं मिलती हैं इससे। ऐसा है क्या? नहीं, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर में थोड़ी बहुत कैलोरीज होती हैं, फ्यूअर कैलोरीज होती हैं, तो सी तो वैसे ही गलत है। तो फिर उसका लास्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं, जो एस्पार्टेम है ये जो हमारा टेबल शुगर होता है, यानी कि जो नॉर्मल चीनी होती है उससे कई गुना ज़्यादा मीठा होता है। ये तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल स्वीटनर हमारी चीनी से कई गुना ज़्यादा मीठे होते हैं, ये तो स्टेटमेंट सही है। आगे का देखते हैं, ये जो फूड आइटम्स है ना जिसमें एस्पार्टेम डाला जाता है, इसमें थोड़ी बहुत कैलोरीज होती है जब वो ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत कैलोरीज होती हुई नज़र आती हैं, थोड़ी बहुत कैलोरीज यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, थोड़ी बहुत कैलोरीज यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं, मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल दिखाया है। आगे आता है ना, अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर से आप इसको लिंक कर सकते हो। देखो, एक मुद्दा चल रहा था पिछले साल से, तमिलनाडु के अंदर में एक खेल होता है जिसका नाम है जलीकट्टू। जलीकट्टू में क्या होता है, जो एक बुल जो होता है ना, जिसको आप लोग सांड बोलते हो, बैल बोलते हो, जो बुल जो होता है इसको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, और छोड़ने के बाद में जो लोग हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो इसमें हिस्सा लेते हैं, वो यहाँ पर उसको कंट्रोल करते हैं, टेम करते हैं।
तो जल्लीकट्टू यहाँ पर एक इस प्रकार का स्पोर्ट्स इवेंट होता है लंबे समय से तमिलनाडु के अंदर में। बट सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इसके ऊपर बैन लगा दिया था, बोल दिया था कि कहीं ना कहीं इससे जानवरों के ऊपर अत्याचार होता है, तो हम ये गेम आगे नहीं खेलने देंगे। लेकिन क्या हुआ, ये मैटर यहाँ पर चलता रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। बोला गया कि देखो, तमिलनाडु की साइड से बोला गया हमारा कल्चर है, हज़ारों साल से हम यहाँ पर इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हमारा एक प्रॉपर ट्रेडिशन है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो अब फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में जो ये जल्लीकट्टू के ऊपर बैन लगाया था उसको हटा दिया है। अब तमिलनाडु के अंदर में जल्लीकट्टू बैन नहीं होगा, यह आपने ध्यान में रखना है। उसके पीछे का रीज़न है क्या, अब अत्याचार नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो, ये जो बैन हमने लगाया था वो 2014 में लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बैन लगाया था, लेकिन 2014 के बाद काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। 2017 में यहाँ पर कुछ कानून लेकर आए गए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स तमिलनाडु अमेंडेड एक्ट। तो तमिलनाडु में यहाँ पर ये एक्ट लेकर आया गया, एक कानून लेकर आया गया कि जहाँ पर जो निर्दयता दिखाई जाती है जानवरों के प्रति उसको रोका जाएगा। फिर दूसरा एक्ट और आया, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स कंडक्ट ऑफ जल्लीकट्टू रूल्स ऑफ 2017। जल्लीकट्टू को लेकर स्पेशल 2017 के रूल्स बनाए गए, कुछ चेंजेस करे गए। यह अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट मतलब कुछ बदलाव करे गए। तो उस बदलाव में स्पेशल फोकस किया गया कि जानवरों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई निर्दयता यहाँ पर जानवरों के ऊपर नहीं दिखाई जाएगी। तो कोर्ट ने यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये बोला है कि देखो, हमने तो बैन 2014 में लगाया था, लेकिन उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पर 2017 में सुधार हो चुका है। अब सुधार हो चुका है कानून के अंदर में, तो उसी के हिसाब से इसको फॉलो किया जाएगा। तो जल्लीकट्टू एक प्रकार का बोविन स्पोर्ट है, जो कि यहाँ पर जो हमारे बुल हैं उनके साथ में प्ले किया जाता है, और तमिलनाडु का कल्चर है, तो ये कल्चर आगे भी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। जैसे मैंने आपको बताया 2014 में बैन लगा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया 2017 के अंदर यहाँ पर हमने नया एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया तमिलनाडु ने, और अब यहाँ पर ये जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट सुधार करेगा, जानवरों के ऊपर कोई भी यहाँ पर निर्दयता नहीं दिखाई जाएगी, जिस वजह से इसको अलाउ कर देना चाहिए। कोर्ट ने बोला इसी प्रकार के कानून जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र भी पास कर चुके हैं, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार की एक जो स्पोर्ट है वो प्ले किया जाता है, जैसे कंबाला जिसको बोलते हैं, वो इसी प्रकार का होता है। थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाता है ना। बुलक कार्ट की रेसेस भी होती हैं, तो बफलो का वहाँ पर यूज़ किया जाता है, बफलो की रेसिंग करवाई जाती है। तो अब यहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो हटा दिया गया है। हटाने के पीछे का कारण क्या है वो भी मैंने आपको अभी समझा दिया। अब थोड़ा सा हम लोग जल्लीकट्टू के बारे में ज़रूर से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। देखो, जल्लीकट्टू बहुत पुराना ट्रेडिशन है, लगभग 2000 साल पुराना यहाँ पर एक स्पोर्ट है, जो कि यहाँ पर किया जाता है बुल ओनर्स को सपोर्ट करने के लिए, यानी जो बैल को पाल रहा था व्यक्ति उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इस इवेंट में वो व्यक्ति अपने बैल को मतलब जिस तरीके से उसने पाला है ना, तो पालने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार के इवेंट पे अपने वो बैल को लेकर आता है, इंट्रोड्यूस करता है। बोला जाता है एक प्रकार का ये वॉयलेंट स्पोर्ट है, जिसमें यहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो बैल छोड़ दी जाती है, फ्री कर दी जाती है, उसको यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करते हैं लोग। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बेसिकली टेम करने की कोशिश करते हैं। जो कंट्रोल कर पाता है उसको प्राइज़ मिल जाएगा, अगर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है तो जिसका बुल है, जिसका बैल है, यानी कि ओनर जो है, वो यहाँ पर ये प्राइज़ जीतता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर स्पोर्ट्स की। तो ये ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तमिलनाडु के अंदर में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में, खासकर मदुरई, तिरुचिरापल्ली हो गया, थेनी हो गया, देन उसके बाद में पुदुकोट्टई हो गया, दिंगुल डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इवन यहाँ पर इन डिस्ट्रिक्ट्स को जल्लीकट्टू बेल्ट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सभी जगह पर इस स्पोर्ट्स को प्ले किया जाता है। अब इस इवेंट का टाइम क्या है, मतलब कब, कौन से महीने में या फिर किस समय पर यहाँ पर इवेंट किया जाता है, तो जनवरी में सेकेंड वीक में आपको ये सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, जब यहाँ पे तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल को मनाया जाता है, यानी पोंगल को सेलिब्रेट किया जाता है, तभी यहाँ पर जल्लीकट्टू भी खेला जाता है। अब इस जल्लीकट्टू का जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है वो तमिल कल्चर में कितना ज़्यादा है। देखो, जल्लीकट्टू मैंने आपको बताया इनका एक ट्रेडिशन है, बहुत पुराना ट्रेडिशन यहाँ पर बोला जाता है, और ये बेसिकली इसलिए प्ले किया जाता था उस समय पर कि जो ये जल्लीकट्टू में मतलब पहले स्टार्टिंग में इसलिए इसको खेला जाता था कि जो ये बुल यहाँ पे हुआ करते थे, उन बुल को हम लोग बचा सकें, क्योंकि कुछ बुल होते थे जिनको यहाँ पर खेती में इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद जो बच जाते थे उनको मार कर एज आ मीट कंज्यूम कर लिया जाता था। तो ये जल्लीकट्टू एक अच्छा तरीका था जिससे जो लोग हैं वो अपने बुल को पाला करते थे, है ना, उसको पाल कर बड़ा करते थे, और यहाँ पर जल्लीकट्टू में इस प्रकार का खेल हुआ करता था, जिससे यहाँ पर मीट बनने से यहाँ पर वो कहीं ना कहीं जो बिल है वो बच जाता है। आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी होगी। अब एक बात और बताऊँगा, उसको ज़रूर ध्यान रखना। देखो, यहाँ पे ना कुछ बुल की अलग अलग ब्रीड्स हैं, प्रजातियाँ कौन कौन से, जैसे यहाँ पर कंगयाम,
पुलिकुलम, फिर उसके बाद में ओम्बलाचेरी, बारगोर, मलाई माड़ू। ठीक है, ये जो जितने भी यहाँ पर ब्रीड्स हैं, ये सारी ब्रीड्स हैं जो हमारी नेटिव ब्रीड्स हमारे देश में पाई जाती हैं और जलीकट्टू के अंदर में यहाँ पर ये यूज़ की जाती हैं। ये वाले जो ब्रीड्स की वाली प्रजाति के जो बैल हैं वो यहाँ पर इस स्पोर्ट्स को प्ले करते हैं। आपसे एग्जामिनेशन पता है कैसे पूछा जा सकता है? ये 4-5 नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि हाल ही में ये 4-5 नाम न्यूज़ में देखने को मिले हैं, ये क्या है, ये बुल है या ये क्या है। तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा बहुत नाम के बारे में ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको बताया कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था इसके ऊपर, बट अभी यहाँ पर इसके ऊपर से जो बैन है वो हटा दिया गया है और बोला जा रहा है कि यहाँ पर इसको प्ले किया जा सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट अभी के समय पर रिजॉल्व हो चुका है। बात क्लियर हो गई? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्या ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है? बिल्कुल पूछ चुका है। आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन था 2014 में, एक प्रश्न पूछा गया था जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? विद रेफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हाट इज कलरीपयतु? कलरीपयतु क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था 2014 में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कलरीपयतु बेसिकली एक पुराने ज़माने का मार्शल आर्ट है। ठीक है, जो कि साउथ इंडिया में यहाँ पर अभी भी फॉलो किया जाता है, एक लिविंग ट्रेडिशन भी है। ध्यान रखना, अभी भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कलरीपयतु सीखते हैं साउथ इंडिया में, उसको यहाँ पर प्ले करते हैं। समझ गए? आगे आता है। अच्छा, कलरीपयतु कहाँ पर फेमस है? तो साउथ इंडिया में केरला और खासकर तमिलनाडु के भी कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ पर ये अभी भी फॉलो किया जाता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी वाले सेक्शन से आप लिंक कर पाओगे। पीएम मोदी 28 मई को नई पार्लियामेंट वाली जो बिल्डिंग है उसका उद्घाटन करने वाले हैं, इसको लेकर एक खबर छपी है। तो 4 मंजिला ये जो बिल्डिंग बनाई गई, जो पार्लियामेंट बनाया गया है, पहले हमारा पार्लियामेंट आपको पता है जो आज के समय में यूज़ किया जा रहा है वो गोल है। जो नया पार्लियामेंट है वो उसी के बराबर में बनाया गया है, वो ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है ना। आपने पिक्चर देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी पुराने वाले पार्लियामेंट से नए वाले पार्लियामेंट में सब शिफ्ट हो जाएंगे। 28 मई को नए पार्लियामेंट का जो उद्घाटन है वो किया जाएगा। 4 मंजिला बिल्डिंग है जिसको 970 करोड़ में बनाया गया है। किसने बनाया है? तो अहमदाबाद बेस्ड HCP डिज़ाइन उन्होंने डिज़ाइन किया है। बाकी यहाँ पर इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो टाटा प्रोजेक्ट्स के थ्रू किया गया है। जो ये नई बिल्डिंग है इसमें कितनी सीट होने वाली हैं? तो इस नए वाली पार्लियामेंट में लगभग 888 मेंबर्स की जो सीट होगी वो लोकसभा में होगी। ठीक है, और पहले जो अभी हमारा पुराना वाला पार्लियामेंट है उसमें कितनी है? 543 सीट्स हैं, आपको पता होगा पुरानी वाली बिल्डिंग में। लेकिन नई वाली में 888 सीट्स होने वाली हैं लोकसभा में। ठीक है, और राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में पुराने वाले जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें 250 के आसपास सीट्स हैं, और मतलब 250 हैं। और अभी जो नया वाला पार्लियामेंट बन रहा है उसमें राज्यसभा की 300 सीट्स होने वाली हैं, मतलब 300 मेंबर्स एक साथ बैठ सकते हैं। 888 सीट्स लोकसभा की और 300 सीट यहाँ पर राज्यसभा की। अब अगर जॉइंट सीटिंग होनी हो तो, यानी कि लोकसभा राज्यसभा जब दोनों साथ में बैठते हैं, जॉइंट सीटिंग चलती है, तो उसके लिए तो वो जॉइंट सीटिंग नई वाली बिल्डिंग में हमारे लिए लोकसभा में ही हुआ करेगी। उसके लिए कोई अलग से स्पेशल हॉल नहीं बनाया गया है, क्योंकि लोकसभा के अंदर कह सकते हो इसकी कैपेसिटी है, जो नई वाली बिल्डिंग है ना उसमें जो लोकसभा है उसमें लगभग 1280 MPs बैठ सकते हैं। 1280 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो बैठ सकते हैं। तो अगर कभी जॉइंट सीटिंग होनी हुई, राज्यसभा लोकसभा को साथ में बैठना हुआ, तो वो सीधा लोकसभा के अंदर बैठ सकते हैं। और बोला जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है, अब 28 मई को उद्घाटन हो जाएगा तो हमारा जो मानसून सेशन स्टार्ट होगा बजट कह रहा हूँ पार्लियामेंट का, तो वो मानसून सेशन हो सकता है नई वाली बिल्डिंग के अंदर ही हो जाए। ठीक है, नई वाली बिल्डिंग में मानसून सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ी सी जानकारी पुरानी वाली बिल्डिंग के बारे में दी गई है। जो पुराना वाला पार्लियामेंट है जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसको 1972 में कंप्लीट किया गया था। 1927 में कंप्लीट किया गया था। 100 साल लगे थे यहाँ पे उसको बनाने में, बट उसमें स्पेस थोड़ा सा कम था। अब यहाँ पर काफ़ी पुराना हो चुकी है बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। 100 साल बनाने में नहीं लगे थे, 100 साल पुरानी ये बिल्डिंग हो चुकी है, इतने समय हो चुका है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें एक दूसरी बिल्डिंग की आवश्यकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक नई बिल्डिंग को बनाया गया, नई पार्लियामेंट को तैयार किया गया। तो जो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, उसको रिप्लेस करेगी यहाँ पर ये वाली नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। बराबर में इस तरीके की ट्रायंगुलर शेप में इसको तैयार किया गया है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कितने एरिया में है। लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल लॉन्च, इसके मेन स्पेसेस देखने को मिलेंगे। अंदर का जब हिस्सा देखोगे तो इंटीरियर थीम रखे गए। लोकसभा का थीम रखा गया नेशनल बर्ड हमारा पीकॉक। राज्यसभा का जो थीम है वो है लोटस हमारा नेशनल फ्लावर। उसके बाद में सेंट्रल का जो थीम रखा गया है वो है बनियान, यानी हमारा नेशनल ट्री है, जो पेड़ है। ठीक है, लोकसभा में 888 सीट्स हो गई, राज्यसभा की 384 सीट्स हो गई, है ना। और अगर टोटल कैपेसिटी देखें तो 1280 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर एक साथ बैठ सकते हैं, जॉइंट सेशन कर सकते हैं अगर करना हो तो।
जो नेशनल एम्बलम है वो यहाँ पर बिल्कुल पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर ऊपर रखा गया है, बिल्कुल इसका ताज बना दिया गया है। इस बिल्डिंग के ऊपर रखा गया था, पिछले साल ही रखा गया था, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, आपको याद होगा, है ना, कि थोड़े एग्रेसिव लग रहे हैं ये जो शेर हैं इसके अंदर में। और 4 मंजिला यहाँ पर ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है। आगे आते हैं ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की है ऑपरेशन ध्वस्त। अब ये ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया, इसमें मेन मकसद क्या था कि जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्होंने 8 राज्यों में अलग अलग जगह पे रेड मार दी है और जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं ना, उनको पकड़ने का यहाँ पर मेन टारगेट था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 3 पर्सन को यहाँ पे अरेस्ट किया है। वो 3 लोग वो हैं जिनके बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप के साथ में ताल्लुक़ हैं। यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात भी यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो इसी को लेकर एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन ध्वस्त, जहाँ पर मेन मकसद था जो टेररिस्ट, गैंगस्टर, ड्रग स्मगलर्स का जो नेटवर्क है, इसको हम लोग यहाँ पे पकड़ सकें। तो लगभग जैसे मैंने बोला 8 राज्यों में यहाँ पर ये ऑपरेशन चला। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और उसके साथ पंजाब एंड हरियाणा। और वहाँ पे NIA ने लगभग 129 अलग अलग लोकेशंस में रेड मारी है, छापा मारा है। 324 लोकेशन में इसी प्रकार से तहकीकात की गई है। और जैसे यहाँ पर प्रवीण वाडवा का नाम आ रहा है, इसको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट क्या किया गया है, अभी यहाँ पर पकड़ा गया है इस व्यक्ति को, क्योंकि इसके जो लिंक है वो अलग अलग गैंगस्टर ग्रुप के साथ में, इवन लॉरेंस बिश्नोई के साथ में भी हैं। लॉरेंस बिश्नोई आज के समय में जेल में है। तो NIA ने काफ़ी सारे जो हथियार हैं वो भी जब्त किए हैं, काफ़ी सारे लोगों के घरों से। जस्सा सिंह भी यहाँ पर नाम निकल कर आता है। उसके अलावा ऐसे ही और भी कई सारे नाम निकल कर आए हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई अभी के समय पर जेल में है, लेकिन जेल में ही यहाँ पर जो प्रवीण वाधवा है वो यहाँ पर कांटेक्ट करता रहता है। जो जानकारी है, यानी कि जो प्रवीण वाधवा वो एक स्पेशल मैसेंजर बना हुआ है लॉरेंस बिश्नोई का। तो NIA ने इन सभी के खिलाफ यहाँ पर एक प्रॉपर एक्शन लिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन ध्वस्त के बारे में, तो ऑपरेशन ध्वस्त है गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ना एक छोटा सा आर्टिकल और है, ये ज्ञानवापी केस वाला है ना। आपको पता होगा कि अभी ये जो मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो सुप्रीम कोर्ट आज ना ज्ञानवापी केस में जो कार्बन डेटिंग करनी है, कार्बन डेटिंग को लेकर जो पिटीशन था उसकी सुनवाई करने वाला है। तो मैं आज ये आर्टिकल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज यहाँ पे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट आज ऑर्डर देगा, दिन भर इसकी चर्चा होने वाली है। तो जो भी चर्चा होगी वो कल के न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होगी, ठीक है। तो मैं कल ही आपके साथ में डिस्कस करूँगा और कल ही मैं आप लोगों को ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। वैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आपको याद होगा, सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर सर्च करना ज्ञानवापी मस्जिद करके बाय दीपक यादव एजुकेशन, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने पूरी रिसर्च करके उस वीडियो को तैयार किया है। नहीं तो मैं कल फिर से पढ़ाऊँगा, तो थोड़ा सा वेट करो। आज यहाँ पर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कल ही हम एक साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ में पढ़ेंगे। नौ अगले आर्टिकल पर आते हैं। ये वाला आर्टिकल आज से 2-4 दिन पहले मैंने थंबनेल में पढ़ाया था, आपको याद होगा, थंबनेल लगाया था कोहिनूर हीरा को लेकर। आज ये पब्लिश ही हो चुका है आर्टिकल हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में। थोड़ा लेट आया है लेकिन आ गया है। तो अभी क्या हुआ है ना कि कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं यूके की साइड से। यूके की मीडिया ये बोल रहा है कि इंडिया आने वाले समय में तैयारी कर रहा है, वैसे तो इंडिया तैयारी कर रहा है, कैंपेन चला रहा है, जहाँ पर इंडिया का मेन मकसद होने वाला है कि यूके से कोहिनूर को वापस मांगेगा। कोहिनूर के साथ साथ बहुत सारे और भी इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं जो अंग्रेज़ जो है इंडिया से लेकर चले गए थे, उन सबको मांगने की कोशिश करेगा। और यूके झुक भी सकता है, क्योंकि मीडिया, जो यूके की मीडिया वो खुद बोल रही है, क्योंकि इंडिया एक पावरफुल कंट्री बनता जा रहा है, इंडिया का इंपॉर्टेंस दुनिया भर में बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर हो सकता है कि भारत कोहिनूर को वापस लेने में सक्सेसफुल हो सके और यूके को वो कोहिनूर देना ही पड़ेगा, क्योंकि यूके के ऊपर यहाँ पर दबाव आ जाएगा एक मोस्ट पावरफुल कंट्री की साइड से। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, इंडिया से ही नहीं चोरी करके ले गई है, बहुत सारे और भी कंट्री से सामान उठा कर ले गए हैं, ग्रीस से ले गए हैं, और भी कंट्री से उठा के ले गए। अब ये कंट्री इजिप्ट से लेकर गए हैं, तो ये कंट्रीज़ ना मांग कर रही हैं कि हमें भी यहाँ पे अपना सामान वापस चाहिए, जो आप इतिहास से में यहाँ पे सामान हमारा उठा कर ले गए हो, आर्टिफैक्ट्स लेकर गए हो। बट यूके सीधा सीधा मना करता हुआ आया है कि हम देखो रिटर्निज्म में बिलीव नहीं करते, हम रिटर्न नहीं करते। खैर देखते हैं यहाँ पर आगे क्या होता है। फिलहाल अभी जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि हाँ ये सिचुएशन है। तो इस आर्टिकल में यहाँ तक तो ये कहानी बताई गई। फिर उसके आगे इन्होंने स्टार्ट कर दिया कोहिनूर के बारे में बताने के लिए, कोहिनूर किसके पास था, कैसे कैसे यहाँ पर ये पहुँचा,
आज के समय में यूके में कहाँ पर रखा हुआ है, थोड़ी सी जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर कोहिनूर के बारे में जानना है तो ये वाला जो पिक्चर है इसको पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना, मैंने इसको पहले भी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा रखा है। कोहिनूर डायमंड पहले मिला कहाँ से था, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक माइन है कोलूर माइन। कोलूर माइन से यहाँ पर यह हीरा मिला था कोहिनूर। ठीक है, पहले इसका नाम कोहिनूर नहीं था। कोहिनूर नाम कैसे पड़ा वो भी आपको मैं जब इसको स्टोरी समझाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। बोला जाता है कि जब इसको खोद कर निकाला गया था हीरे को तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन इसकी कटिंग करने के बाद में इतना साइज़ छोटा हो चुका है। कटिंग से पहले 739 कैरेट का यहाँ पर यह हीरा हुआ करता था, लेकिन कटिंग के बाद केवल और केवल 105 कैरेट के आसपास का ये हीरा आपको देखने को मिल जाता है। अब बोला ये जाता है कि देखो, स्टार्टिंग में जो ये कोहिनूर हीरा था ना, ये काकतीय डायनेस्टी के पास में था। काकतीय डायनेस्टी ने क्या किया, एक हिंदू देवी की जो मूर्ति है उनके आंखों में ये कोहिनूर हीरा लगवा दिया। फिर 1310 में कह सकते हो कि जो खिलजी डायनेस्टी है उसने क्या किया, इस पूरे वरंगल के ऊपर में यहाँ पर छापा मारा, और छापा मारते हुए जो डायमंड है वो खिलजी के पास में आ गया। और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये जो डायमंड है वो थोड़े समय बाद पास हो गया दिल्ली सल्तनत के पास में, और फिर दिल्ली सल्तनत जो है बहुत समय तक यहाँ पर इस डायमंड को होल्ड करके रखा रहा। कह सकते हो 1526 का समय था जो ये डायमंड है ये बाबर के पास में आता है। बाबर जब इंडिया को इन्वेड करता है, अपना मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश कर देता है, देन उसके बाद में बाबर ने ही इस डायमंड का नाम चेंज कर दिया, और कोहिनूर का अभी कोहिनूर नाम नहीं रखा गया, ध्यान रखना, इसका नाम जो है डायमंड ऑफ बाबर रख दिया था बाबर ने। फिर उसके बाद 1526 से लेकर ऐसे ही मुगल एम्पायर में पूरे मुगल एम्पायर में जो ये डायमंड है चलता रहा। अकबर का जो थ्रोन था, जो सिंहासन था, उसमें भी यहाँ पर ये डायमंड जो है लग गया था। लेकिन मुगलों के हाथ से ये डायमंड गया कैसे, तो ये बात है 1739 की। 1739 में एक पर्शियन रूलर है नादिर शाह। नादिर शाह ने मुगलों से यहाँ पर ये जो डायमंड है वो छीन लिया था, और नादिर शाह ने यहाँ पर इस डायमंड को नाम दिया था कोहिनूर। तो कोहिनूर नाम किसने दिया था, ध्यान रखना, नादिर शाह ने। कोहिनूर मतलब द माउंटेन ऑफ लाइट। ये बात थी कब की, 1739 की। लेकिन अभी भी कहानी रुकी नहीं। अब क्या होता है, ये जो डायमंड है ये नादिर शाह लेकर चले जाता है ईरान। अब ईरान जाता है, ईरान में यहाँ पर नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो नादिर शाह का जो ग्रैंडसन है शुजा शाह वहाँ से भागता है, डायमंड के साथ में भागता है, और भागकर पंजाब पहुँचता है। पंजाब जाने के बाद में जो महाराजा रंजीत सिंह जी थे उनसे यहाँ पर मदद मांगता है। तो साल 1800 में राजा रंजीत सिंह जी को यहाँ पर ये डायमंड दे दिया गया। क्यों दे दिया गया, किसने दिया, शुजा शाह ने। शुजा शाह क्योंकि मदद मांगने आया था। अब राजा रंजीत सिंह ने शुजा शाह की मदद करी, तो फिर उसके बाद में जो डायमंड है वो यहाँ पर इनको दे दिया गया। तो 1800 के आसपास लगभग ये डायमंड राजा रंजीत सिंह जी के पास था, और काफ़ी समय तक रहा, लगभग कह सकते हो 30 साल तक इन्हीं के पास ये डायमंड रहा। फिर उसके बाद 1850 में क्या होता है, 1850 से एक साल पहले की बात है, 1849 में जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था, उससे पहले एंग्लो सिख वॉर के बाद में जो ये डायमंड है ये अंग्रेज़ जो है ज़ब्त कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी के अंडर में इस डायमंड को इनके थ्रू ज़ब्त कर लिया जाता है, और वहीं से फिर 1850 में यानी अगले साल ही जो ये डायमंड है वो ब्रिटेन पहुंच जाता है। और आज के समय में जो ये डायमंड है, जैसे कि अभी एलिजाबेथ II थी जो रानी थी, उनके जो ताज है उसमें यहाँ पर ये डायमंड लगा हुआ था। बट ये जो डायमंड है यहाँ पे कह सकते हो आज के समय में लंदन में जो टावर ऑफ लंदन है वहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब इसको डायमंड को क्लेम करने वाले दो कंट्री हैं, इंडिया पाकिस्तान। खैर डायमंड इंडिया का ही है, इंडिया की साइड से गया था, बट पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही क्लेम करते हैं, अपना हक जताते हैं इस डायमंड को लेकर, और बोलते हैं कि हमें ये रिटर्न करो। लेकिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो एक समय पर प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरून, वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि देखो हम लोग रिटर्निज्म में बिलीव नहीं करते हैं, तो ये बात कोई सेंसिबल नहीं होगी, आप डायमंड को मांगोगे हम रिटर्न नहीं करने वाले। ठीक है, ये बात बहुत पहले बोल दी थी, बट अभी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है फ्यूचर में कि हाँ हो सकता है ये जो डायमंड है वापस आ जाए, इंडिया हो सकता है प्रेशर बनाए यूके के ऊपर। क्लियर हो गया। अब अगर पिक्चर में वो आपको चीज़ें अच्छे से नहीं दिखाई देती हैं, लिखने के लिए नोट्स बनाने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में दे दी हैं। कोहिनूर किसने नाम दिया, पर्शियन किंग ने दिया, और उसको माउंटेन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, कितना वजन है, पूरा इतिहास मैंने आपको यहाँ पर कोहिनूर को लेकर ये आप देख पा रहे होंगे बता दिया है कि कैसे कैसे यहाँ पर ये यूके तक पहुँचा, और आज के समय पर टावर ऑफ लंदन में ये डायमंड रखा हुआ है। क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बराबर में ही है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। बात की जा रही है रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के बारे में। रेफ्यूजीज़ मतलब जो शरण लेने के लिए आए हैं।
तो आपको पता है म्यांमार के अंदर में साल 2017 में हालात काफ़ी ख़राब हुए। मिलिट्री ने जो है बहुत ज़्यादा मारा लोगों को, और ख़ासकर म्यांमार में एक जगह है रेखाइन स्टेट। रेखाइन स्टेट में ये रोहिंग्या जो मुस्लिम्स है वो रहा करते थे। अब म्यांमार की आर्मी ने उनको मारने के बाद में सबको निकाल दिया। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे हज़ारों की कगार में जो ये रेफ्यूजीज़ हैं ना, वो इंडिया की साइड में आ गए, इंडिया में यहाँ पर वो घुस गए, इंडिया में एंटर कर गए। तब से यहाँ पर ही जो रोहिंग्या क्राइसिस है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। कुछ मिज़ोरम, मणिपुर, उसके बाद में कह सकते हो बंगाल में चले गए, है ना। कई सारे यहाँ पर स्टेट्स में जो है ये रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है आज के समय पर फैल चुके हैं। तो अभी ना एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर बोला जा रहा है कि जो इंडिया है ना, वो रोहिंग्या को रेफ्यूजीज़ की तरह आज के समय पर इंडिया को रोहिंग्या को ना रेफ्यूजीज़ की तरह देखना चाहिए, एक शरणार्थी की तरह देखना चाहिए, उनको शरण देनी चाहिए। लेकिन इंडिया आज के समय पर रोहिंग्यास को इलीगल माइग्रेंट्स बोलता है, अवैध तरीके से आए हुए लोग हैं ये। तो कहीं ना कहीं भारत जो इनको इलीगल माइग्रेंट्स बोल रहा है, इलीगल माइग्रेंट्स नहीं बोलना चाहिए। इंडिया को कहीं ना कहीं रोहिंग्यास को रेफ्यूजीज़ का टैग देना चाहिए और इनको यहाँ पर छत देनी चाहिए इनके सर पर। ऐसी चीज़ यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर में मेंशन की गई है। तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को यहाँ पर तैयार करने वाले कई सारे बॉडी हैं। इसको किसने तैयार किया है? आज़ादी प्रोजेक्ट, वेमेन राइट नॉन प्रॉफिट, रेफ्यूजीज़ इंटरनेशनल और इंटरनेशनल NGO, इन सब ने मिलकर यहाँ पर इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है। रिपोर्ट में बोला गया है कि देखो, भारत ना आज के समय पर इन रोहिंग्या को एग्ज़िट वीज़ा भी नहीं दे रहा है। तो एग्ज़िट वीज़ा ना देने के बजाय इंडिया को यहाँ पे इन रोहिंग्यास की हेल्प करनी चाहिए, इनको रीसेटल करना चाहिए, रीसेटलमेंट की और जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ानी चाहिए। क्योंकि G20 कंट्रीज़ का जो पूरा का पूरा प्रेसिडेंसीशिप है भारत के हाथ में है, तो भारत को ये मुद्दा उठाना चाहिए। यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स को सेटल कर सकते हैं, वहाँ पर उनको भेज सकते हैं। तो इंडिया को ये कदम उठाना चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला गया है। भारत कहीं ना कहीं इन रोहिंग्या को इलीगल माइग्रेंट्स बोलता है, वो इलीगल माइग्रेंट्स गलत है कहना, और इनको जिस स्थिति में रखा गया आज के समय पर वो स्थिति भी सही नहीं है। ठीक है, लगभग कह सकते हो 20,000 के आसपास इस प्रकार से रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जो कि आज के समय पर इंडिया के अंदर आए हुए हैं। उनको वहाँ पे बोला जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर में कि उनके पास में जो राइट्स हैं, आप देख पाओगे प्रॉपर राइट्स नहीं है। रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि उनके पास में कोई पीने का पानी, साफ़ पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं मिल पा रहे हैं, बेसिक हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों के लिए यहाँ पर प्रॉपरली शिक्षा नहीं दी जा रही है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट ने बोला है। तो UNHRC ने एक बात और बोली है कि इन सब चीज़ों के बजाय इंडिया को ना इन सभी रोहिंग्यास को एक प्रोटेक्शन देनी चाहिए। प्रोटेक्शन के साथ साथ इनको रेफ्यूजी स्टेटस दो, है ना। शरणार्थी का टैग देने के बाद में पहली चीज़ यहाँ पर इंडिया को इनको राइट टू एसाइलम देना चाहिए, यानी कि सर पे छत दो, इलीगल माइग्रेंट्स का टैग हटाओ। साथ ही साथ में यहाँ पर इन सभी लोगों को एजुकेशन, पीने का पानी और प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज, आधार कार्ड्स एज अ प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन सभी लोगों को प्रोवाइड करवानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट ने बोला है। क्योंकि बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स जो कि आज के समय पर डरे हुए हैं, डरे हुए इसलिए क्योंकि इंडिया में इस प्रकार की स्थिति है, इनको हम इलीगल माइग्रेंट्स बोल रहे हैं, तो आने वाले समय पर कहीं ना कहीं इनको वापस से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस डर के मारे कुछ लोग बांग्लादेश के कैंप में वापस लौट चुके हैं, कुछ लोग अभी भी हैं, लेकिन उनके मन में भी डर है कि आज नहीं तो कल इंडिया से बाहर निकाले जाएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है कि जो रोहिंग्याज थे, रोहिंग्याज जो इंडिया में एंटर कर रहे हैं, वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने करनी होंगी। आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है रोहिंग्यास को लेकर। अब मैं आपको थोड़ा सा और सिनेरियो बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं कौन। देखो, रोहिंग्या मुस्लिम्स को डिस्क्राइब किया गया यूनाइटेड नेशन के माध्यम से, रोहिंग्या मुस्लिम्स मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं वर्ल्ड में। ऐसे अल्पसंख्यक लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा सताया जा रहा है, सबसे ज़्यादा परेशान माइनॉरिटी आपको यही देखने को मिलेगी, रोहिंग्या मुस्लिम्स, जो कि 2017 में अपना घर छोड़कर आए और इवन यहाँ पर कह सकते हो उनको घरों से निकाल दिया गया, क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री ने इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया, मारा पीटा, कई सारे लोग मरे और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर छोड़ छाड़ कर भाग कर आ गए। अब हुआ क्या, म्यांमार में इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा था इनके साथ में, जो इनके ऊपर इतना सारा वायलेंस, इतनी हिंसा, इतना अत्याचार हो रहा था, इन सब चीज़ों को ये छोड़ छाड़ कर जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पर म्यांमार, जो कि एक बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री है, बुद्धिज़्म ज़्यादा फॉलो किया जाता है, उसको छोड़कर बांग्लादेश में, बांग्लादेश के साथ साथ दूसरे और देश हो गए इंक्लूडिंग इंडिया, इन सब देश के अंदर ये लोग घुसना स्टार्ट हो गए। मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ, इस पिक्चर में आपको और बेहतरीन तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये इंडिया है, इधर म्यांमार है, म्यांमार का ये जो रेड कलर का पोर्शन है ये है रैखाइन स्टेट,
और ये इसी रेखाइन प्रोविंस से क्या हुआ था, इनको मार के भगाया गया था। तो काफ़ी सारे लोग इधर मिजोरम में पहुंच गए, त्रिपुरा में पहुंच गए, बांग्लादेश में पहुंच गए, वेस्ट बंगाल के अंदर आ गए। तो इस पर्टिकुलर एरिया में कई हज़ार रोहिंग्या मुस्लिम्स फैले हुए हैं। ये बात थी 2017 की। ठीक है, अब बार बार इंडिया के ऊपर जोर डाल रही है कौन सी बॉडी, UNHCR। ये बार बार बोल रहा है कि इनको रेफ्यूजी का टैग दो, शरणार्थी का टैग दो, क्योंकि जब रेफ्यूजी का स्टेटस दिया जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को एक प्रोटेक्शन भी देनी पड़ेगी। इनके सर पर छत, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सब कुछ प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो बॉडी है ये तो इंडिया के ऊपर यही जोर डाल रही है कि इनको रेफ्यूजी का स्टेटस दिया जाए। लेकिन इंडिया जो है ना UNHRC का हिस्सा है ही नहीं, तो इंडिया बोलता है कि देखो हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि हम इसको रेफ्यूजी का स्टेटस दें या ना दें, हम अपने हिसाब से देंगे। तो ये जो बॉडी है ये कौन सी बॉडी है, फटाफट इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज इसकी फुल फॉर्म है। UN की रेफ्यूजी एजेंसी है और एक दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मकसद है कि दुनिया भर में जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो अपने देश से निकल कर आए किसी ना किसी कारण की वजह से, किसी दूसरे देश में जाकर उन्होंने शरण ली है, उनके राइट्स को प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके हित में बात की जाए, उनके हक की सुरक्षा की जाए, उनका भविष्य थोड़ा बेटर किया जाए। इसके लिए यहाँ पर यह UNHCR काम करता है। इस बॉडी को 1950 में बनाया गया था ताकि जो मिलियंस ऑफ यूरोपियंस थे उनकी मदद की जा सके, क्योंकि मिलियंस ऑफ यूरोपियंस अपना घर से निकाल दिए गए थे उस समय पर 1950 में। इस बॉडी का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जेनेवा में इसका देखने को मिल जाता है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना इसके ऊपर एक आर्टिकल और है जहाँ पे लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है। लंपी स्किन डिजीज़ भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, अक्सर न्यूज़ में ये बार बार आ रहा है। तो हमारी केंद्र सरकार ने अभी वैक्सीनेशन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा जोर देने के लिए बोला है कि देखो लंपी स्किन डिजीज़ से बचना है तो कहीं ना कहीं हमें वैक्सीनेशन के ऊपर प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। हुआ क्या, पिछले एक साल में ये लंपी स्किन डिजीज़ इतनी तेज़ी से फैली कि इसकी वजह से हमारे हज़ारों जो गायें हैं उनकी जान चली गई है। हज़ारों गायों की जान गई है क्योंकि लंपी स्किन डिजीज़ डायरेक्टली गाय को अफेक्ट कर रहा है। इनके बॉडी के ऊपर छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, स्किन पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, गाय बीमार पड़ने लगती है, दूध का प्रोडक्शन कम कर देती है ना, और उसके बाद यहाँ पर गाय की डेथ हो जाती है। ऐसा हुआ है महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटका, सिक्किम, सभी जगह पर लंपी स्किन डिजीज़ के फिर से फ्रेश केसेस निकल कर आए हैं। अभी मई का महीना चल रहा है, मई के महीने में और भी कई सारी गायों की जान गई हैं इस डिजीज़ की वजह से। लेकिन बोला जा रहा है कि पिछले साल के कंपैरिजन में ये अब की बार हालात थोड़े से, जो बदतर होने की सिचुएशन थी वो थोड़े से कम है, मतलब हालात थोड़े से सही हैं अब की बार। तो हालात थोड़े से सही हैं, ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि पिछले साल हमने कई सारी गायों को वैक्सीन ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया था। अब वैक्सीन दे दिया था तो इनमें एक हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, ग्रुप में पूरे की पूरी इम्यूनिटी बनती चली जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। तो एक बहुत बड़े लेवल पर, यानी कि बहुत सारी गायों को ऑलरेडी वैक्सीन मिल चुकी है, जिसकी वजह से ये जो केसेस है फैल नहीं रहे हैं। नहीं तो पिछले साल क्या हो रहा था, लंपी स्किन डिजीज़ कॉन्टेगियस है। कॉन्टेगियस मतलब एक गाय से दूसरे गाय में बहुत आराम से फैल जाती है, मच्छरों, मक्खी, फ्लाइज की वजह से। लेकिन अभी यहाँ पर वैक्सीन मिल चुका है ज़्यादा से ज़्यादा गायों को, तो इस वजह से बीमारी कम फैल रही है। ये एक अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी और हमें वैक्सीनेशन के ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिससे हम आने वाले समय पर जो गायों की जान है उसको हम और ज़्यादा बचा सकें। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि क्या सिनेरियो की डिस्कशन किया जा रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। लंपी स्किन डिजीज़ एक इन्फेक्शन है जो कि गाय भैंसों के अंदर में फैलती है। ठीक है, और जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 10% से कम है। लंपी स्किन डिजीज़ सबसे पहली बार पाया गया था जाम्बिया में, 1929 में जाम्बिया में ये पाया गया। और कहीं ना कहीं जो मच्छर हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हो इस बीमारी को फैलाते हुए चले जाते हैं। एक को काट के दूसरे को काटेंगे तो ये बीमारी फैल जाती है। ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल में फैल सकती है, लेकिन मॉस्किटोज़ और जो फ्लाइज होती हैं वही यहाँ पर फैला सकती हैं इस बीमारी को। सपोज़ एक गाय है जिसको लंपी स्किन डिजीज़ है, मच्छर ने इसको काटा है और यहाँ से इन्फेक्शन उठाकर दूसरी गाय के अंदर में वो पहुँचा दिया, तो ऐसा हो जाता है। बाकी सिम्टम्स की बात करेंगे तो कई सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं जो गाय है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, गाय खाना पीना बंद कर देती है ना। उसके बाद में जब खाई पिएगी नहीं तो ऑब्वियस सी बात है जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीनेशन देना, वैक्सीन प्रोवाइड करवाना। तो अभी तक वैसे कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था। अभी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है कि भाई थोड़ा बहुत केयर करना, दवाइयाँ वगैरह प्रोवाइड करवा देना, इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा मेन फोकस था। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने गाय के ऊपर में हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर फोकस किया है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है मैं आपको ये बता देता हूँ। हर्ड इम्यूनिटी वो कंडीशन होती है जब एक मात्रा में बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन दे दी जाए। एक बीमारी, सपोज़ एक बीमारी फैल चुकी है इस बहुत बड़े से ग्रुप में,
अब वो बीमारी पूरी ग्रुप में यहाँ पर फैल चुकी है। अगर हम लोग इसमें से आधे से ज़्यादा संख्या वाले लोगों को वैक्सीनेट कर दें तो ये बीमारी आगे फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को एक साथ वैक्सीनेट कर देना जिससे जो बीमारी है वो फैलने से कम हो जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम हो जाएं। वही हमारी हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है, जब इकट्ठा ग्रुप में यहाँ पर लोगों को एक हर्ड प्रोटेक्शन मिल जाता है। इकट्ठा ग्रुप में यहाँ पर लोगों को उनकी जो इम्यूनिटी है वो यहाँ पर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो किसी भी बीमारी से लड़ सकें। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर अभी लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर भी दिखाई पड़ रही है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नवाते हैं अपन एडिटोरियल डिस्कशन में। एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्यूआर क्वेश्चन बन सकता है। एक टॉपिक लगातार चर्चा में है ओएनडीसी। तो ओएनडीसी में कितना पोटेंशियल है, हमारे मार्केट को यहाँ पर किस प्रकार से अफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और ये एडिटोरियल के जो मैंने पॉइंट्स हैं ना वो इंडियन एक्सप्रेस और साथ ही साथ में इकोनॉमिक टाइम्स दोनों से लिए हैं, क्योंकि दोनों के अंदर ही यहाँ पर एक सिमिलर एडिटोरियल यहाँ पर पब्लिश हुआ है जिसके रिगार्डिंग आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और आज का जो मेंस का क्वेश्चन होने वाला है वो इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है, तो अच्छे से चीज़ों को सुनना और लास्ट में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। तो यहाँ पे राइटर बात करते हैं ओएनडीसी एंड इट्स पोटेंशियल। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये ओएनडीसी है क्या? यह है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसकी फुल फॉर्म है। फिर से बोल रहा हूँ, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, आगे से मैं इसको ओएनडीसी ही बोलूँगा। ये न्यूज़ में क्यों है, मतलब आखिरकार कोई राइटर एडिटोरियल को लिख रहा है तो किसी कारण की वजह से लिख रहा होगा। क्या कारण है? देखो, हाल ही में खबर ये निकल कर आई कि जो जोमेटो है, स्विगी है, ये क्या है? ये सब फूड डिलीवरिंग ऐप्स हैं। साथ ही साथ में अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये भी आपके डिजिटल ऐप्स है जहाँ से आप कुछ भी सामान परचेज कर सकते हो। तो बोला ये गया रिसेंटली कि कहीं ना कहीं जो ओएनडीसी है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अमेज़न, उसके बाद में फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी सबको पछाड़ देगा। ये सारे ऐप कुछ नहीं चलने वाले ओएनडीसी के आगे। एक समय ओएनडीसी का होने वाला है, जैसा आज का समय यूपीआई का हो चुका है ना। फ़ोन पे, गूगल पे आप इन्हीं का मेन यूज़ करते हो। आज के समय पे लोग अपने जेब में पैसा रखते ही नहीं हैं, सीधा यूपीआई से पेमेंट करते हैं। तो एक समय पर यूपीआई की मजाक बनती थी कि क्या इंडिया वाकई में यूपीआई इंप्लीमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आज देखो, यूपीआई के ही थ्रू ही सब सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। मतलब यूपीआई के लेवल पर इंडिया इस स्तर पर आ चुका है कि बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ अभी ये नहीं कर पाई हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर एक और इतिहास क्रिएट होने वाला है ओएनडीसी को लेकर, जिससे अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे जो ऐप हैं इनका यूज़ हो जाएगा कम, जोमेटो, स्विगी जैसे हो जाएंगे कम, और कम दाम में आपको यहाँ पर एक अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। मतलब जो सामान आपने सपोज़ स्विगी से या जोमेटो से आपने कोई खाने पीने की चीज़ मंगाई तो उस पर थोड़ा सा सामान महंगा पड़ता है, क्योंकि वो जो ऐप है वो थोड़ा सा कमीशन को चार्ज करते हैं। बट ओएनडीसी में कोई कमीशन नहीं चार्ज होता है, ना के बराबर कमीशन चार्ज होता है। तो जो कमीशन का एक्स्ट्रा 30-35 रुपया जा रहा था आपका दूसरे बाकी प्लेटफॉर्म्स पर, वो यहाँ पे ओएनडीसी पर बच जाएगा। तो आपको सामान थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये पूरा न्यूज़ में बोला जा रहा है, राइटर ने बोला है कि ये जो ओएनडीसी है ये गेम चेंजर हो सकता है। जैसा यूपीआई गेम चेंजर था वैसे ओएनडीसी भी गेम चेंजर होगा। तो क्या है ओएनडीसी? ओएनडीसी की शुरुआत कुछ नहीं हुई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। 2021 में यहाँ पर इसको लॉन्च कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के थ्रू, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में ही यहाँ पर इसको लॉन्च कर दिया गया था। ओएनडीसी बेसिकली एक नेटवर्क की तरह काम करेगा जहाँ पर सेलर्स और बायर्स आपस में आकर जुड़ सकते हैं। देखो अभी क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूँ। अभी सपोज़ यहाँ पर जोमेटो की एक कंपनी है जहाँ से आप खाने पीने की चीज़ों को मंगाते हो। अब जोमेटो यहाँ पर अपने आप में एक कंपनी है, ये बेसिकली मिडिल मैन का काम करता है, बिचौलिया का काम करता है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। मतलब यह है कि एक तरफ तो हो गए रेस्टोरेंट्स हमारे, ठीक है, एक तरफ यहाँ पे आपके घर के आसपास का कोई रेस्टोरेंट है। सपोज़ यहाँ पे इस रेस्टोरेंट का खाना आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके घर के पास में ही है, और इधर आप यहाँ पर कस्टमर हो। तो आपने सामान मंगाना है, आप घर में हो और चाहते हो रेस्टोरेंट से मैं फ़ूड को मंगा सकूं, तो इसके लिए क्या करोगे, आप जोमेटो का ऐप का यूज़ करोगे। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो आपके घर के पास में रेस्टोरेंट है जिसका खाना आप खाना चाहते हो, उस रेस्टोरेंट को इस ऐप पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि वो इस ऐप पर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपके सामने वो रेस्टोरेंट विजिबल ही नहीं होगा इस जोमेटो ऐप में। ठीक है, अगर वो रेस्टोरेंट जोमेटो ऐप पर रजिस्टर्ड है, आप यहाँ पर जोमेटो ऐप यूज़ कर रहे हो, तो आराम से यहाँ पर उस रेस्टोरेंट से जो भी खाने पीने की चीज़ें वो मंगा सकते हो। तो जोमेटो क्या करेगा, जोमेटो बेसिकली इस रेस्टोरेंट को एक सर्विस देने का काम कर रहा है। इसके बदले में इस रेस्टोरेंट से एक सर्विस चार्ज, ये कह सकते हो, कमीशन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने यहाँ पर 100 रुपये का खाना मंगाया। सपोज एग्जाम्पल ले रहे हैं, 100 रुपये का खाना मंगाया। अब रेस्टोरेंट 100 रुपये का खाना तो देगा, लेकिन इस 100 रुपये में से जोमेटो 35 रुपये या 30 रुपये रख लेता है, 30 रुपये का कमीशन काट लेता है।
अब 30 रुपये 35 रुपये जब रख लिया तो क्या ये रेस्टोरेंट वाला अपनी जेब से देगा 30 रुपये? ऐसा तो नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, अब सामान के दाम बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपने 100 रुपये का सामान मंगाया तो रेस्टोरेंट वाला ही आपसे क्या करेगा, कम से कम 130 या 135 रुपया लेगा। यानी जोमेटो का जो कमीशन है, आपके डिलीवरी करने का जो कमीशन है, वो यहाँ पर अलग से निकाल देगा उसका पैसा, बाकी यहाँ पे अपने सामान का अलग रखेगा, लेकिन जाएगा वो पैसा आपकी जेब से। क्लियर हो गया? तो जो एक्स्ट्रा 30 रुपीज़ 35 रुपीज़ निकल कर जा रहा है आपकी पॉकेट से, वो यहाँ पर रुक जाएगा जब हम ONDC का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ONDC एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाएगा जहाँ पर डायरेक्टली बायर और सेलर आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। अब ये ONDC का यूज़ कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आप पेटीएम का यूज़ करते हो, है ना। पेटीएम का ऐप ओपन करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ करके देखो। पेटीएम का ऐप ओपन करो, ओपन करने के बाद में ऊपर जो सर्च बॉक्स में उसमें टाइप करो ONDC। ONDC जैसे लिख दोगे सब कुछ ओपन हो जाएगा। क्या आपको ग्रॉसरी का सामान मंगाना है, घर का कुछ सामान मंगाना है, या कुछ और परचेज़ करना है, या फूड मंगाना है, वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। आप क्लिक करोगे सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा कि भैया आप ऐसे ऐसे सामान को मंगा सकते हो। तो ONDC में आप डायरेक्टली क्या करोगे, बायर के साथ में कनेक्ट हो सकते हो, सॉरी सेलर के साथ में कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, खरीदने वाले बेचने वाले आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ONDC में आप ग्रॉसरीज, होम डेकोर का सामान, क्लीनिंग एसेंशियल्स या दूसरे प्रोडक्ट्स को भी परचेज कर सकते हो। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है ई-कॉमर्स को डिसेंट्रलाइज कर देना। आज के समय में जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, इन्होंने सब कुछ होल्ड करके रख रहा है, सारी पावर्स एक के पास में, वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इससे और ये भी होता है कि जो बड़े बड़े यहाँ पर जो होता है ना सेलर्स, बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, जो बहुत नामी होता है, ये अमेज़न वगैरह उन्हीं का प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखाता है, बाकी सारे लोग यहाँ पर नीचे रह जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर ONDC पे नहीं होगी, आपको ऐसा देखना होगा। ONDC पे सबसे बढ़िया चीज़ क्या होगी, सामान सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कमीशन वाला पैसा है वो यहाँ पर कट जाएगा। अमेज़न, फ्लिपकार्ट भी अलग से कमीशन लेते हैं, जो भी यहाँ पर आपको सामान बेच रहा है इंसान, जिससे भी आप अमेज़न के थ्रू परचेज़ कर रहे हो, है ना, तो बीच में यहाँ पर क्या होता है, कमीशन लिया जाता है अमेज़न के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू, वो चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी ख़त्म। अब ONDC का एडवांटेज, इसके फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदे बहुत सारे होंगे। कस्टमर की चॉइस बढ़ेगी, है ना। कस्टमर यहाँ पर कह सकते हो उसके पास में जो बैरियर्स होते हैं, जो रुकावटें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। नए नए इनोवेशंस किए जा सकते हैं। पहली बात, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म होगा, है ना। गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप यहाँ पर जो है परचेज़ कर रहे होंगे। उसका कॉस्ट सेविंग होगा, थोड़ा बहुत पैसा बचेगा आपका। उसके बाद में जो प्लेटफॉर्म फ़ीस जाती है, वो फ़ीस यहाँ पर जानी बंद हो जाएगी, है ना। जो अलग से चार्ज आता है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, जैसे पहले मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद में जो कंज्यूमर्स हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, उनके हित में यहाँ पर बातचीत की जाएगी। ONDC के काफ़ी सारे बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को मिलेंगे। उसके बाद जो छोटे से छोटे ट्रेडर्स हैं, वो भी यहाँ पर आराम से व्यापार कर पाएंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसके पोटेंशियल भी बहुत सारे हैं। अब इसमें चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं, यानी कि इसमें चुनौतियाँ भी काफ़ी सारी देखने को मिलेंगी। जैसे ONDC बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, थोड़ा टफ है। इसको बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, UPI के थ्रू आप कह सकते हो, इसके जब UPI से आप कंपेयर करोगे ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा इसको अडॉप्ट करना, इसको इम्प्लीमेंट करना। ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसको समझेंगे। क्यों? क्योंकि ONDC में आप देख पाओगे जो डिस्प्यूट्स है उसके बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था, जोमेटो वाला केस पर वापस चलते हैं। मैंने ये बोला था कि जोमेटो एक रेस्टोरेंट को सारी सर्विस दे रहा है। अगर रेस्टोरेंट ने यहाँ पर कोई सामान बेचना है, आपने कोई सामान परचेज़ किया है, तो बीच में जोमेटो आ गया और अपनी डिलीवरी सर्विस सारा काम जोमेटो दे रहा है, बस खाली रेस्टोरेंट वालों से कुछ पैसा ले रहा है, कमीशन ले रहा है। ठीक है, लेकिन अब जोमेटो बीच में से हट जाएगा, आ गया ONDC में क्या होगा, आप डायरेक्टली सेलर के साथ में कनेक्ट हो जाओगे, सेलर बायर आपस में कनेक्ट होंगे। तो आप जब सामान मंगाओगे तो ये जिम्मेदारी अब खुद सेलर की होगी, बेचने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वो सामान सुरक्षित आपके घर तक पहुंच सके। बीच में कोई जोमेटो, अमेज़न कुछ नहीं है, वो जिम्मेदारी केवल सेलर की होगी। तो ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ सकती हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब वो बायर, वो जो सेलर है बेचने वाला, वो कैसे मैनेज करेगा, वो उसका हेडेक है। अब एक साथ में ढेर सारे ऑर्डर आ गए तो क्या करना पड़ेगा। जोमेटो तो चलो जॉब दे रहा है, यहाँ पर मैनेज कर रहा है ना, पैसा भी कमा रहा है, लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे ऑर्डर आ गए तो बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी यहाँ पर उस कंपनी को, उस सेलर को। ऐसा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, एक और प्रॉब्लम है इसमें, जो रोबस्ट ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म, उसकी कमी है। मतलब ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम का कहाँ पर सोल्यूशन मांगोगे, आपका सामान कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं। आजकल ये अमेज़न पर या फिर आप जोमेटो पर ट्रैक कर सकते हो, सामान वहाँ से निकला नहीं निकला, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। बट ये फैसिलिटीज़ ONDC पर नहीं है।
तो यहाँ पर आप किससे कस्टमर सर्विस लोगे नहीं लोगे, है ना, तो इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, कौन सर्विस देगा आपको नहीं देगा, ये इस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं है। आपकी कंप्लेंट्स कहाँ पर दर्ज होंगी अगर आपको कंप्लेंट करना हो तो कहने का मतलब है इतना ईजी पीजी टास्क नहीं है इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि करंट समय पर भी जो ई कॉमर्स कंपनीज़ है, जो अमेज़ॉन है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्या ये अपने आप को पीछे हटने देगा? नहीं, ये इतनी बढ़िया बढ़िया सर्विस दे रहा है, आज के समय पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दे रहा है, प्राइम मेंबरशिप दे रहा है अमेज़ॉन, आप ज़्यादा सामान परचेस करो तो आपको बड़े बड़े ऑफर्स मिलते रहते हैं। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से जो कस्टमर्स का अट्रैक्शन है अमेज़न या फिर इन प्लेटफॉर्म्स के प्रति, उसको हटा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ साथ आप अगर एक चीज़ ये देखोगे कि क्या वाकई में ONDC में सामान सस्ता मिलेगा, जो कमीशन कट रहा था वो यहाँ पर नहीं कटेगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन सामान फिर भी इतना सस्ता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमेज़न फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म है वो आपको डिस्काउंट देते हैं। जैसे कि अमेज़न ने अपना ICICI बैंक के साथ में टाई अप कर रखा है। अब टाइड अप कर रखा है किस चीज़ को लेकर कि आप यहाँ पे अगर ICICI क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर 5% ऑफ मिलेगा। तो जिसके पास में ICICI वाला क्रेडिट कार्ड है उसको बहुत बड़ा ऑफ मिल रहा है, बहुत सारा कट डाउन मिल रहा है। ऐसे कई सारे बैंकों के साथ में टाई अप कर रखे होते हैं इन्होंने, तो क्रेडिट कार्ड का अगर आप यूज़ करो तो बड़ा ऑफ मिलता है, ये वाकई में बड़ा ऑफ मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ONDC से ज़्यादा सस्ता यहाँ पर आपको ऑफ में यहाँ पर मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट वाकई में सस्ता हो जाएगा। इसको लेकर भी एक कॉन्फ्लिक्ट रहने वाला है। तो ONDC के फ़ायदे ही मैंने आपको बता दिए, क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं वो आपको बता दी हैं। अब राइटर यहाँ पर मेंशन करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन के लिए यहाँ पर एक बढ़िया हम लोगों को देखो सरकार के थ्रू बिल्टअप प्रोग्राम लेकर चलना पड़ेगा। देखो ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का डोमिनेंस है ये तो ख़त्म करना है, इसके लिए ONDC को हम लेकर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होगा कि पहले हम इसके बारे में प्रॉपरली लोगों को समझाएं कि कैसे ये काम करता है। एक एजुकेशन देना यहाँ पर इसके बारे में लोगों को ज़रूरी है, एक कैंपेन चलाना लोगों को ज़रूरी है। मतलब जो छोटे छोटे सेलर्स हैं, किराना वाले लोग हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म पर लेकर आना ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है कि आप भी यहाँ पर बायर्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ में ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी को परेशानी है प्लेटफॉर्म पर कि भाई मुझे ये दिक्कत है, मेरा सामान नहीं पहुंचा, पेमेंट ये हो गया या कुछ भी वो परेशानी है, तो वो कहाँ पर कंप्लेंट करेगा? उस प्रकार का ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना ज़रूरी है। अगर ये है तो कहीं ना कहीं चीज़ें संभलती हुई नजर आएंगी, लोग ONDC को अडॉप्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये राइटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बहुत अच्छे थे, क्योंकि एडिटोरियल ऐसा पढ़ो जो न्यूट्रल एस्पेक्ट हो और मज़ा आ जाए कि हाँ भाई एग्ज़ाम के लिए ही आर्टिकल बना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अपने मसाला न्यूज़ वाले की तैयारी नहीं कर रहे हो। इस चक्कर में यहाँ पर कोई ज़्यादा मसाले वाली जो न्यूज़ है मैं देता नहीं हूँ, ठीक है। जहाँ पे फैक्चुअल डेटा है वो सारी चीज़ें वो उसके ऊपर थोड़ा मेन फोकस मेरा होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन की। तो आज के क्वेश्चन के ऊपर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, अभी पूरा आर्टिकल डिस्कस किया है ना, उसी के ऊपर बेस्ड आज का मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC, जिसको लॉन्च किया गया है हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू। इसके पास में बहुत ज़्यादा ताकत है कि ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का सेक्टर है इसके अंदर में एक क्रांति लेकर आ सकता है। तो इसी के रेस्पॉन्स में आपको डिस्कस करना है कि इस ONDC में क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं, और कुछ अपने वे फॉरवर्ड यानी कुछ सजेशन देने हैं कि हम कैसे कैसे इस मामले को ठीक कर सकते हैं, जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे लड़ सकते हैं, कैसे उभर कर आकर ONDC को वाकई में लागू कर सकते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में भी रीड कर देता हूं ताकि हिंदी वाले जो लोग हैं वो अच्छे से यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क, जिसे हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भारत में ई कॉमर्स क्षेत्र में क्रांति लाने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है। इस आलोक में मंच को बढ़ावा देने में आने वाली जो चुनौतियां हैं उस पर चर्चा करें, प्लस आगे का कोई रास्ता को लेकर यहाँ पर सुझाव दें कि आगे हम क्या कर सकते हैं, इन चुनौतियों से कैसे लड़ सकते हैं। तो आपने 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखना। मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको जहाँ पर 59,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और डेली आंसर्स को लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। जब आंसर को लिखकर सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप चल रहा है, आप भी ज़रूर से यहाँ पर उसका हिस्सा बनिए, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग अपने अब प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर बनाया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक प्रकार की स्टैचुरी बॉडी है। थर्ड स्टेटमेंट, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेयर करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत। दैट इज़ वाई जो हमारा आंसर है, आंसर नंबर बी 2 and 3 ओनली। ठीक है, क्योंकि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को जो बनाया गया था वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं बनाया गया था, इसको बनाया गया था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 2 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ दोस्तों, इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।